नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बोनस एक्ट के बारे में। बोनस एक्ट क्या है, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किस एम्प्लॉयर पे ये एप्लीकेबल है, किस एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल है, कौन एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल है, कौन कौन सी इसकी रिटर्न्स है, एनुअल रिटर्न, कौन सी इसकी लास्ट डेट होती है डिसबर्समेंट की, एनुअल रिटर्न की क्या लास्ट डेट है, फॉर्म ABCD क्या है। हाँ जी, हम सारी इसमें बात करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैंने कोशिश करी है इसमें सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करने की, एक्सेल शीट के थ्रू भी, PPT के थ्रू भी और डिटेलिंग के थ्रू भी। सेट ऑन लॉ कैरी फॉरवर्ड क्या है, फॉर्म B में जो दिया जाता है, अवेलेबल सरप्लस क्या है, एलोकेलेबल सरप्लस क्या है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे, डिटेल में इसको भी समझेंगे। तो ये वीडियो हेल्पफुल रह सकती है HR पर्सनस के लिए भी, अकाउंट्स पर्सन के लिए भी, एक एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है, आप इसको ज़रूर देखें और कंप्लीट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। आज हम कवर करेंगे एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, मिनिमम बोनस, मैक्सिमम बोनस, वेज सीलिंग सैलरी, टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस, मेथड ऑफ बोनस कैलकुलेशन, टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस, दो बार इसमें कवर हो गया, सबमिशन ऑफ रिटर्न्स एंड हाउ टू प्रिपेयर रिटर्न फॉर्म ABCD। तो ये एप्लीकेबल होता है फैक्ट्री या फिर इस्टेब्लिशमेंट में। फैक्ट्री मीन्स इफ एनी फैक्ट्री रनिंग एंड पावर एट, तो वहाँ पे अगर 10 एम्प्लॉयज़ भी हैं तो ये बोनस एक्ट अप्लाई होता है। एन इस्टेब्लिशमेंट हैविंग 20 और मोर एम्प्लॉयज़, तो उस एस्टेब्लिशमेंट में बोनस एक्ट एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल नहीं होता है LIC, जनरल इंश्योरेंस, डॉकयार्ड्स, रेड क्रॉस, यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। अब एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस क्या है, किस एम्प्लॉय को ये मिलेगा। एनी एम्प्लॉय और वर्कर शुड हैव टू वर्क एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज इन ए फाइनेंशियल ईयर। किसी भी एम्प्लॉय ने अगर एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो अप्रैल से शुरू के मार्च पे ख़त्म होता है, जैसे कि ये 2020 है और नवंबर 2020 चल रहा है, तो नवंबर 2020 में जो बोनस दिया जाएगा वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का दिया जाएगा, जो कि अप्रैल 19 से मार्च 20 में ख़त्म होता है। तो अप्रैल 19 से मार्च 20 में किसी भी एम्प्लॉई ने विद वेजिस 30 वर्किंग डेज पूरे किए हैं, या फिर वो 30 वर्किंग डेज उसने काम किया है, या फिर अगर वो पेड लीव पे भी है तो, या फिर उसने मेडिकल लीव लिया तो वो भी 30 वर्किंग डेज उसके काउंट होंगे और वो एलिजिबल होगा बोनस के लिए। ठीक है। और सेकंड लॉजिक कंडीशन है कि उसकी सैलरी बेसिक प्लस डी 21,000 या उससे लेस होना चाहिए, तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं मिनिमम बोनस की। मिनिमम बोनस 8.33% होता है, जो कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अगर उसको कंटिन्यूस रनिंग करते हुए 5 ईयर्स हो गए हैं, तो वेदर अगर वो लॉस में भी जा रही है तो उसको मिनिमम 48.33% बोनस देना है। मैक्सिमम बोनस, मिनिमम 8.33 बोनस की हमने बात कर ली, उसमें है कि अभी जो है 7,000 की लिमिट लगाई हुई है, 7,000 और मिनिमम वेजेस विच एवर इज हायर, उस पर 8.33 की कैलकुलेशन होगी। आगे हम कैलकुलेशन शीट एक्सेल के थ्रू ये समझेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होती है। अब मैक्सिमम बोनस होगा 20%। 20% कितना, उसके लिए एलोकेबल जो सरप्लस निकलेगा वो मिनिमम बोनस से अगर ज़्यादा है तो एनी एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे मैक्सिमम बोनस जो कि 20% ऑफ
7,000 मिनिमम वेजेस विच आर हायर, जो कि कंप्यूटेबल एलिजिबल एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकलती है उसके बेस पे। तो मैक्सिमम बोनस और मिनिमम बोनस दोनों चीज़ हम एक्सेल शीट में भी समझ लेंगे आगे, कि मेन इसका अभी पॉइंट क्लियर करना है। वेज सीलिंग 21,000 जैसे कि बताया, वो वेज सीलिंग है बोनस के लिए। कैलकुलेशन पर्पस के लिए 7,000 पर मंथ और मिनिमम वेजेस इन ए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट विच एवर इज हायर। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि वो किस कैटेगरी में आता है, स्किल्ड में, सेमी स्किल्ड में, अनस्किल्ड में एंड अदर। तो उस कैटेगरी में क्या मिनिमम वेजेस है, उसके बेस पे बोनस कैलकुलेट होगा। द बोनस की जो लिमिट है डिसबर्समेंट की, वो नॉर्मली दिवाली पे दिया जाता है, बट एज पर एक्ट विद इन 8 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर बोनस शुड बी डिस्पर्स्ड। मतलब कि अगर अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 19 टू मार्च 20 का 8 months होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में 8 months कंप्लीट हो रहे हैं, तो 30th नवंबर इज द लास्ट डेट ऑफ डिसबर्समेंट। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस फॉर कैलकुलेशन मिनिमम और मैक्सिमम बोनस फॉर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फॉलो बिलो स्टेप। क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस कैसे निकालेंगे वो हम एक्सेल शीट में भी समझेंगे। एलोकेबल सरप्लस का 67% ऑफ एलोकेबल सरप्लस होगा 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी विच नॉट मेड इन अरेंजमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 194। अगर डिविडेंड का अरेंजमेंट किसी कंपनी ने अंडर सेक्शन 94 नहीं किया है तो वो 67% के लिए एप्लीकेबल होगी। नॉर्मली मैक्सिमम 67% ही ज़्यादा है, एनी अदर केस में 60%। मैक्सिमम बोनस एनी अकाउंटिंग ईयर में एलोकेबल सरप्लस का एक्सीड द अमाउंट ऑफ मिनिमम बोनस, जैसे कि अभी बताया, वो मैक्सिमम बोनस दिया जाएगा जो कि एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से एक्सीड कर रहा है, और जो मैक्सिमम बोनस की जो कैलकुलेशन निकली है या तो उसके एट पार या उससे हाई है, तो मैक्सिमम बोनस देने के लिए एम्प्लॉयर बाउंड है, यानी 20%। मिनिमम बोनस तो 8.33 होगा ही, चाहे वो कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो भी, बट बशर्ते कि इसको 5 years कंटिन्यूस हो गए हैं। अब एम्प्लॉय वाइज बोनस अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या क्या ध्यान करना है। जैसे कि मैंने बताया, ही शुड बी ड्राइंग सैलरी अप टू 21,000। ही शुड बी वर्क एटलीस्ट 30 days इन ए फाइनेंशियल ईयर। उसकी कैटेगरी को आप डिफाइन कर लें, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या स्किल्ड में है। मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल कौन सा उस पे हो रहा है वो आप एक एक्सेल शीट में नोट कर लें एम्प्लॉय वाइज, और उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग और जॉब कौन सी है। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस जगह उसकी ब्रांच है और प्लेस ऑफ वर्किंग है वहीं का मिनिमम वेजेस उस पर एप्लीकेबल होगा, बशर्ते कि उसकी जॉब डेली हेड ऑफिस में अप डाउन की या ऐसा कुछ नहीं है, उसका परमानेंट उसी स्टेट में उसको प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, जॉब ऑफ पोस्टिंग उसकी वही है। हाउ टू कैलकुलेट अवेलेबल एंड एलोकेबल सरप्लस, इसको हम एक्सेल शीट के थ्रू ही समझेंगे। ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जो नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है उसमें कुछ आइटम एड बैक हो जाती हैं, जिसमें कि आपका ऑलरेडी जो अगर आपने मिनिमम या कुछ परसेंटेज का बोनस प्रोविज़न किया है बैलेंस शीट में ड्यूरिंग द ईयर, तो वो एड बैक होगा। डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एज
ग्रेचुटी का प्रोविज़न, डायरेक्ट टैक्सेस, डेवलपमेंट रिबेट ये ऐड होंगे और डिडक्ट होगा एनी कैपिटल लॉस, डायरेक्ट टैक्सेस रिफंड, और इसके बाद जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या उसको कह सकते हैं अवेलेबल सरप्लस। और अवेलेबल सरप्लस का 67% होगा, वो होगा एलोकेबल सरप्लस। अब बात करते हैं बोनस की एनुअल रिटर्न्स की। एनुअल रिटर्न्स के फॉर्म्स होते हैं ए, बी, सी और डी। ए फॉर्म में जैसे कि हमने अभी बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसके बाद डेप्रीशिएशन, डेवलपमेंट अलाउंस, डायरेक्ट टैक्सेस, ये सारी फर्दर एनी इन थर्ड शेड्यूल, ये सारी चीज़ें अभी हम समझते हैं। तो इन सब का टोटल हो जाएगा और उसके बाद फर्स्ट में से ये लेस होंगे 2 से 5 आइटम, फिर जो निकलेगा वो अवेलेबल सरप्लस होगा और उसका 67% एलोकेबल सरप्लस होगा। बोनस रिटर्न्स का जो फॉर्म बी है उसमें अकाउंटिंग ईयर, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सेट ऑन और सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस अंडर सेक्शन 15। इसको भी मैं अभी डिटेल में आपको बताता हूँ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट एलोकेबल एज बोनस क्या होगा, अमाउंट पेएबल एज बोनस क्या होगा, सेट ऑन में क्या होगा, सेट ऑफ में क्या होगा, पूरी डिटेल को इसको समझेंगे। बोनस रिटर्न आपने ये पढ़ा होगा, इसी चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे कि सेट ऑन और सेट ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू। बोनस रिटर्न का फॉर्म सी कुछ नहीं है, बस एक जो आपने बोनस शीट एम्प्लॉइज वाइज बनाई है वही कॉलम इसमें आते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉय, फादर नेम, उससे रिलेटेड डेज वर्क, सैलरी, अमाउंट ऑफ बोनस पेएबल, ये सारा इसमें कंप्लीट होता है। ये तो इजी है, जो मेन मुश्किल चीज़ें हैं वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर्म डी सब जानते ही हैं कि इसमें फॉर्म डी में नेम ऑफ एस्टैब्लिश, नेम ऑफ इंडस्ट्रीज और उसके बाद टोटल अमाउंट आ जाएगी बोनस पेएबल की जो बोनस शीट में बनती है। कोई सेटलमेंट है तो वो अलग लिखा जाएगा। परसेंटेज ऑफ बोनस जो भी डिक्लेयर की है 8.33 से 20% के बीच में कुछ भी। टोटल अमाउंट ऑफ बोनस एक्चुअली पेड, किस डेट में पेमेंट की है, एंड द वेदर बोनस हैज़ बीन पेड टू ऑल, अगर किसी को नहीं दिया तो उसका रीज़न। तो यहाँ इसकी बात नहीं करेंगे। जो भी एलिजिबल एम्प्लॉई है तो आप उनको जरूर बोनस दें। मैक्सिमम कंपनीज में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ लेफ्ट कर जाते हैं तो उनका फुल एंड फाइनल में सेटलमेंट में कई बार बोनस नहीं दिया जाता, ड्यू टू कैलकुलेशन उसकी बाद में होती है। तो बाद में पेमेंट होने के बाद भी अगर एम्प्लॉई छोड़ के चला गया है तो आप उसका प्रॉपर चेक बना के उसके एड्रेस पे डिस्पैच करें, जिससे कि आपकी ये लीगल कंप्लायंस पूरा हो। अगर आपके पास उसका ऑथराइज्ड NEFT या बैंक डिटेल है तो उसकी अमाउंट आप उसके बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये कंप्लायंस अधूरा ना रहे। देते हैं कि बोनस की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो ये एक्सेल शीट से मैंने एक समझाने की कोशिश करी है, एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेके। आप इसके शीट पे बेस पे सारे एम्प्लॉय की एक कंप्लीट शीट भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम लिया है, स्टेट यहाँ में दिल्ली ली है, अब आप गाजियाबाद भी लिया है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ आगे। और मिनिमम वेजेस में मैंने डिफरेंट लिए हैं, 15,000, 17 और 10,000। कैटेगरी अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, ये लिमिट है 7,000 एज पर एक्ट, और मिनिमम वेजेस विच एवर इज हायर। और यहाँ पे बोनस का रेट लिया है मिनिमम अभी फ़िलहाल। तो यहाँ देखेंगे कि पूरे 12 मंथ्स का मैंने लिया है फाइनेंशियली, अप्रैल से लेके मार्च तक। यह मैंने कैटेगरी ली है अनस्किल्ड, और यहाँ पे नवंबर से ये सेमी स्किल्ड हो गया। अगर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया तो या उसका स्किल्ड चेंज हो गया, वो क्वालिफाइड हो गया है अनस्किल्ड से स्किल्ड में, तो उसकी मिनिमम वेजेस भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये दिल्ली में था इसकी प्लेस ऑफ वर्किंग अक्टूबर तक, तो हमने थ्रेशोल्ड लिमिट 7,000 ली है, मिनिमम वेजेस 15,000 है।
बेसिक प्लस डी है, उसकी सैलरी 15,500 है। यहाँ हमने पेड डेज ले लिए, यह मंथ डेज है। पेड डेज यानी जितने दिन उसने महीनों में काम किया। और यह एलिजिबल अमाउंट है। एलिजिबल अमाउंट आप समझ सकते हैं कि बेसिक जो मिनिमम वेजेस और बेसिक विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 15,000 एक्सीड कर रहा है 7,000 से, तो 15,000 पे कैलकुलेशन हुई है और उसका 8.33% आया है। अगर ये मिनिमम वेजेस किसी रीज़न से 7,000 या उससे कम होता, अगर हम यहाँ इसको 6,000 कर देते हैं, तो कैलकुलेशन ये 7,000 पे होती है। ये देखिए एलिजिबल अमाउंट फॉर 7,000, फिर ये मिनिमम वेजेस नहीं होता। लेकिन ये मिनिमम वेजेस क्योंकि ज़्यादा है, तो ये देखिए 15,000 आ गया और उसका 8.33। पर यहाँ पे इसे सेमी स्किल्ड में आ गया तो इसका मिनिमम वेजेस इंक्रीज हो गया, तो इसके इंक्रीज पर ही बोनस की कैलकुलेशन होगी। बट दिसंबर से इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग गाजियाबाद हो गया। सैलरी में कोई चेंज नहीं है, सैलरी इसकी उतनी है, लेकिन बोनस की जो कैलकुलेशन जो मिनिमम वेजेस पे हो रही है वो गाजियाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के हिसाब से कम हो गया। वो कम हो गया तो 10,000 पर ही इसकी कैलकुलेशन हुई है। तो मैं समझता हूँ आपको ये कैलकुलेशन का आइडिया लगा हो गया। आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पेड डेज में मैंने वही लिए हैं जितना कि उसने उस मंथ में काम किया है। जहाँ पूरे हैं वहाँ पूरे, यहाँ देखिए उसने सितंबर में 25 दिन काम किया है, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन आ रही है। यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट 12,500। अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ तो पूरी 15,000 हो जाएगी। तो इन चीज़ों का भी आपको बोनस की कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसकी कैटेगरी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मिनिमम एंड वेजेस ऑफ द स्टेट एंड वर्किंग डेज। अगर किसी मंथ में उसके 0 डेज हैं, अगर उसने 0 दिन काम किया है तो उसका कोई भी बोनस नहीं बनेगा। इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान जरूर रखना है। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं फॉर्म ए। फॉर्म ए में ग्रॉस प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट टैक्सेस, थर्ड शेड्यूल जैसा कि, और इन सब का टोटल 2, 3, 4, 5 इनका टोटल लाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस होता है तो अवेलेबल सरप्लस बचता है। और अवेलेबल सरप्लस का 67% हमने यहाँ लिया है, तो ये 8,98,922 ये है एलोकेबल सरप्लस। तो इसी एलोकेबल सरप्लस का अगर से कम अगर मिनिमम बोनस आ रहा है तो हम मैक्सिमम बोनस देंगे 20%। अगर बोनस का जो एलिजिबिलिटी अमाउंट इससे ज़्यादा है तो हम इतना तो देंगे ही, चाहे वो 8.33 से 10% या 12% पे आ रहा है, ये आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैसे आया, अब इसकी वर्किंग थोड़ी समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने स्लाइड्स में भी बताया था, नेट प्रॉफिट जो आपका आ रहा है, सपोज 13 लाख हम ले लेते हैं, उसमें जो एड बैक होगा, आपने अगर बोनस का प्रोविज़न किया है वो डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट ये ऐड हो गया, प्लस ग्रेचुटी का कोई प्रोविज़न है वो लेस एक्चुअली में जो पेड है उसको माइनस करके ये प्रोविज़न बच गया। कुछ डोनेशन या कुछ और है वो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरह का कुछ
है। तो ये आप बोनस एक्ट में भी पढ़ सकते हैं क्या, लेकिन जो मेनली मैंने जो कवर्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। तो ये सारे ऐड होने के बाद ये एक अमाउंट होती है 16,199। ये सारी अमाउंट मैंने एग्जांपल्स के तौर पे ली है, ठीक है। इसमें से डिडक्ट होगा एनी कैपिटल लॉस, कुछ और कैपिटल लॉस या कुछ और तरह का एडबैक है, जैसे यहाँ एक एक्साइज का है एडबैक है, रोल बैक, तो वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो जो अमाउंट बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि एलओ अवेलेबल सरप्लस कहलाएगा। और जो थर्ड शेड्यूल की जहाँ बात हो रही है वहाँ ये बात हो रही है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में 6D में भी है, कि 8.5% ऑफ शेयर कैपिटल और 6% ऑफ रिजर्व का इसका ओपनिंग, यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है उसका 8.5% और रिजर्व का ओपनिंग उसका 6%, ये जो है वो थर्ड शेड्यूल में आता है। तो यही समरी, इसको आप सी और ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, पर फॉर ए नॉलेज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। यही चीज़ फिर जैसा कि भी बताया कि वहाँ पे से ये कि 15,95,500 जो अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट की यहाँ समरी में ले ली गई, प्लस डेप्रीशिएशन। ये यहाँ पे ये जो डेप्रीशिएशन है एज पर इनकम टैक्स है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलना है एज पर कंपनीज एक्ट के बेस पे जो डेप्रीशिएशन है वो वहाँ लिया था, ये ध्यान देने वाली बात है। ये कंपनीज एक्ट और समरी में जो हमने लिया है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेप्रीशिएशन, एनी डेवलपमेंट, रिबेट, डायरेक्ट टैक्सेस, और ये थर्ड शेड्यूल में जो अभी लास्ट स्लाइड में वो एक्सेल शीट में दिखाया। तो यहाँ 2 से लेकर 5 तक की जो अमाउंट यहाँ टोटल आ गई, ये टोटल अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाती है, तो ये अवेलेबल सरप्लस आ गया और इसी का 67% ये एलोकेबल सरप्लस में आ गया। फॉर्म बी के ज़रिए दोस्तों हम समझेंगे एलोकेबल सरप्लस को कैसे सेट ऑन और सेट ऑफ में कैरी फॉरवर्ड किया जाए और सेट ऑन और सेट ऑफ में क्या अमाउंट आती है, ठीक है। इसको आपने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में देखा होगा, आपको ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू इसको कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बातें पॉइंट नोट कर लेनी चाहिए, जो कि मैंने स्लाइड्स में ही बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मिनिमम बोनस कितना है। मिनिमम बोनस है 104,167, ठीक है। मिनिमम बोनस यानी 8.33, जो भी वाट एवर अमाउंट है उसका 8.33 मिनिमम बोनस यहाँ पे कंसीडर किया है। और मैक्सिमम बोनस जो कंसीडर किया है वो 2,50,000। अब मिनिमम और मैक्सिमम बोनस एक्चुअलिटी में कैसे निकलेगा उसको भी मैं यहाँ बताता हूँ कि आप उसके लिए पॉइंट 1 की आप सारे एलिजिबल एम्प्लॉई की लिस्ट निकाल लें। एलिजिबल एम्प्लॉय कैसे निकलेंगे, जो कि स्लाइड्स में समझाया था, जिनकी सैलरी अप टू 21,000 है, ठीक है, बेसिक प्लस डीए। सेकंड, पहले हम स्टेट वाइज, अगर वो आपकी ब्रांचेज़ हैं और ब्रांचेज़ में वर्किंग है वहाँ भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो स्टेट वाइज हम लिस्ट उसको मेंशन करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट। फिर देन उनकी कैटेगरी मेंशन करेंगे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, जो भी है। देन फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे 7,000 और मिनिमम वेजेस विच एवर इज़ लेस, ठीक है। तो ये जो एक्स अमाउंट आएगा इस पर हम 8.33 एंड 20% दोनों की कैलकुलेशन निकाल लेंगे।
तो ये जो अमाउंट ए एंड बी आएगा ये मिनिमम बोनस होगा और ये मैक्सिमम बोनस होगा, यही यहाँ फार्मूलों में फिट होगा। तो अभी जो एग्जांपल के लिए निकाला है वो 104,167, मिनिमम बोनस 8.33 है और मैक्सिमम 2,50,000 है। ओके ये शीट को भी मैंने एक्सेल शीट में अभी आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा कि कैसे बनती है, एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेके। पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ ये ईयर है 1 से लेकर 10 तक, 10 ईयर्स की कैलकुलेशन ली है। यहाँ अमाउंट इक्वल टू 60% और 67% जैसे कि बताया गया स्लाइड में कि किस कंपनी में 67% लेंगे और किस में 60%, वो एलोकेबल सरप्लस लेंगे। अवेलेबल प्रॉफिट लेट से 100 रुपीज़ है तो उसका 67%, 67 रुपये वो है एलोकेबल सरप्लस। ठीक है, यहाँ अमाउंट पेबल टू बोनस, यहाँ सेट ऑन और सेट ऑफ। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि मिनिमम बोनस इतना है, मैक्सिमम बोनस इतना है। ठीक है, कुछ बातें और जान लें 1 2 3 की सेट ऑन और सेट ऑफ ये दोनों ही बोथ 4 इयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, उसके बाद ये लैप्स हो जाएंगे आफ्टर 4 इयर्स। सेकंड, फोर्थ, कि सेट ऑन अमाउंट मैक्सिमम बोनस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो अवेलेबल सरप्लस है, सॉरी एलोकेबल सरप्लस है, एलोकेबल सरप्लस वो 104,167 है और हमारा जो मिनिमम बोनस बनता है वो भी 104,167 बनता है। यानी कि जो एलोकेबल सरप्लस है वो पूरा यहाँ पे यूज़ हो गया मिनिमम बोनस में। तो उसके लिए फिर सेट ऑन कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ, क्योंकि सेट ऑन तभी होगा जब वो मैक्सिमम बोनस से अमाउंट हमारा एलोकेबल सरप्लस ज़्यादा होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा एलोकेबल सरप्लस यानी कि प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आया तो एलोकेबल सरप्लस जो है 6,35,000 आया। अगर 6,35,000 हमारा है तो यहाँ हम देंगे मैक्सिमम बोनस। मैक्सिमम बोनस हमने दे दिया तो सेट ऑन में हमने 2,50,000 लिया। वो क्यों? क्योंकि 6.35 में से अगर हम 250 माइनस करते हैं तो बैलेंस 3.85 यानी कि 3,85,000 होता है। बट एज़ पर रूल हम मैक्सिमम बोनस से ज़्यादा सेट ऑन में नहीं ले जा सकते, इसलिए मैक्सिमम बोनस 2,50,000 है तो 2,50,000 हमने दे दिया और 2,50,000 ही हमारा सेट ऑन में चला गया, जबकि हमारे पे सरप्लस ज़्यादा है 385 है। तो ये इतना ही कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिखा है, इसका मतलब ये सेकेंड ईयर में है, ये सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में हमारा सेट ऑन 2,50,000 है। थर्ड ईयर में एलोकेबल सरप्लस है वो 2,20,000 है। हमारा मैक्सिमम बोनस बनता है 2,50,000, जिसमें से सेकेंड ईयर में हमारे पास सेट ऑन में अवेलेबल अमाउंट है 2,50,000। इसका मतलब हम वहाँ से 30,000
यहाँ ले जाके मैक्सिमम बोनस दे सकते हैं। तो 2,20,000 को पूरा यूज़ कर लिया प्लस 30,000 सेकेंड ईयर से उठा लिया, तो 2,50,000 हमने बोनस पे कर दिया थर्ड ईयर में। और सेट ऑन में हमारा अमाउंट रहेगा 2,50,000 2,20,000, क्योंकि 2,50,000 में से 30,000 हमने यूज़ कर लिया। अब फोर्थ ईयर में हमारा अवेलेबल सरप्लस 3,75,000 है, जिसमें से हम ईज़िली 2,50,000 निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। तो हमने मैक्सिमम बोनस 2,50,000 यहाँ दे दिया, और यहाँ पे फिर भी हमारे पास 1,25,000 का बैलेंस बच गया, जो कि 2,50,000 से कम है। इसलिए ये पूरी अमाउंट 375 में से 250 लिखेंगे तो 1.25 बचा। ये कंप्लीट अमाउंट सेट ऑन में चली जाएगी। तो ये सेट ऑन हमारा फोर्थ ईयर में आ गया। ये फोर्थ ईयर में हम ब्रैकेट में ईयर लिखते रहेंगे। 2,20,000 हमारा सेकेंड ईयर का सेट ऑन में पड़ा है, और 1,25,000 फोर्थ ईयर में पड़ा है। साथ साथ हम ईयर भी गिनते रहेंगे कि कितने ईयर में यूज़ हुआ है। ये फर्स्ट ईयर था इसका, ये सेकेंड ईयर, और ये थर्ड ईयर, ठीक है। और ये इसका फर्स्ट ईयर है 1,25,000 का यूज़ करते। अब फिफ्थ ईयर में हमारा एलोकेबल जो सरप्लस है वो है 1,40,000, पर हमारे पास पिछला बैलेंस 3,45,000 अवेलेबल है, इसलिए हम मैक्सिमम बोनस दे सकते हैं। तो 1,40,000 इस ईयर का प्लस 1,10,000 हम जो सेकेंड ईयर में हमारा अवेलेबल चलता आ रहा है वो उठा लेंगे। तो ये 2.5 यानी पूरा 2,50,000 यहाँ हमने बोनस पे कर दिया मैक्सिमम। तो हमारा ये सेकेंड ईयर का जो बैलेंस सेट ऑन में आया वो 1,10,000 आया, और 1,25,000 फोर्थ ईयर का कैरी फॉरवर्ड चला आ रहा है, जिसको कि हमने यूज़ नहीं किया। फोर द ईयर सेट ऑन हो या सेट ऑफ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट यहाँ मैक्सिमम बोनस से कम है। और मिनिमम बोनस से कम है होता तो सेट ऑफ में जाता, मिनिमम से ज़्यादा है और मैक्सिमम से कम है, तो यहाँ पे सेट ऑन सेट ऑफ कुछ भी नहीं है। यह 6 ईयर्स में एलोकेबल सरप्लस हमारे पर 3,10,000 अवेलेबल आ गया। तो हम इसमें से 2,50,000 ईज़िली निकाल सकते हैं मैक्सिमम बोनस, वो हमने निकाल दिया। और 60,000 हमारे पे इसमें से बैलेंस बच गया सेट ऑन। तो 6 ईयर का हमारा सेट ऑन हो गया 60,000, और 1,25,000 हमारा फोर्थ ईयर का आ रहा है वो रह गया। और सेकेंड ईयर का जो हमारा था वो नील हो गया। नील इसलिए हो गया, हालांकि ये फिफ्थ ईयर तक हमारे पे फिफ्थ ईयर में 1,10,000 शो कर रहा था, लेकिन फिफ्थ ईयर इसका कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो फोर्थ ईयर था, यहाँ पे सेकेंड ईयर से ये स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और 4 ईयर से आगे हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये यहाँ पे नील हो गया। तो हमारे पे कैरी फॉरवर्ड में सिर्फ 4 ईयर का 1,25,000 और इस ईयर का 6 ईयर का 60,000 अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमारा 7th ईयर में अवेलेबल सरप्लस एलोकेबल सरप्लस 1,00,000 रुपये है। एलोकेबल सरप्लस 1,00,000 रुपये है, बट हमारा पिछला भी बैलेंस है, हालांकि ये मिनिमम वेजेस से कम है, लेकिन सेट ऑफ में नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस कैरी फॉरवर्ड पड़ा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको अगर मिला दिया जाए तो
हम मैक्सिमम बोनस भी दे सकते हैं। तो हमने 1,00,000 इसको पूरा यूज़ कर लिया, 1,25,000 4th ईयर का यूज़ कर लिया और 60,000 में से 25,000 यहाँ यूज़ कर लिया, तो ये 2,50,000 पूरा ले लिया। तो 1,25,000 तो यहाँ नील हो गया और ये 25,000 इसमें से उठा लिया, तो 35,000 जो 6 ईयर का वही सेट ऑन में रह गया, जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब 8th ईयर में क्या है कि कंप्लीट लॉस, कोई एलोकेबल सरप्लस है ही नहीं। जब यहाँ कोई एलोकेबल सरप्लस नहीं है तो जो कंडीशन के हिसाब से हमें मिनिमम वेजेस तो देना ही है। मिनिमम वेजेस 8.33 बना 104,167, जिसमें से 35,000 हमारे पे सेट ऑन में कैरी फॉरवर्ड 6 ईयर का है, तो वो हम यूज़ कर लिया। उसको यूज़ करने के बाद हमें सेट ऑफ में अमाउंट, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो ये पूरी अमाउंट यहाँ सेट ऑफ में आ जाती। यहाँ पे हमने सेट ऑफ में अमाउंट 69,167 जाएगी, जो कि मिनिमम बोनस माइनस जो कैरी फॉरवर्ड 35,000 है उसको लेस करके आई है, वो अमाउंट यहाँ पे सेट ऑफ में आ गई। तो यहाँ पे 8th ईयर में हमारे पे सेट ऑन में कुछ नहीं है, सेट ऑफ में 69,167 अमाउंट है। सेकेंड ईयर में लॉस तो 9th ईयर में लॉस तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10,000 का बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट है, वो 10,000 से ज़्यादा होगा, लेकिन उसका एलोकेबल सरप्लस 10,000 बचा है। तो यहाँ पे भी हम मिनिमम बोनस तो देंगे 104,167 और सेट ऑफ अमाउंट में जाएगा 94,167, क्योंकि 10,000 हमने यूज़ कर लिया इसी ईयर का, तो ये 9 ईयर का सेट ऑफ में चला गया। तो हमारे पे सेट ऑफ में दो अमाउंट हो गई, एक तो 8th ईयर में हमारा 69,167 जो 8th ईयर में लॉस था वो चला आ रहा है, और 9th ईयर में 94, तो 8 और 9th ईयर में ये सेट ऑफ की अमाउंट है। अब यहाँ हमें 10th ईयर में 2,15,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमारा पहले से ही सेट ऑफ में चल रहा है, हम मैक्सिमम बोनस तो वैसे भी नहीं दे पाएंगे। तो हम इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें सेट ऑफ की जो अमाउंट है उसको यूज़ कर लें, क्योंकि वो 4th ईयर में लैप्स हो जाएगी। तो हम मिनिमम बोनस देंगे 104,167, जिसमें से हम यूज़ करेंगे 2,15,000 में से 104,167, तो ये 1,10,833 रुपये हमारे पे अवेलेबल बचा प्लस में। 1,10,833 में से जो हमारे पे पहला 8 ईयर में लॉस था उसको एडजस्ट कर देंगे 69,167, तो हमारे पे बचा 41,666। और 41,666 भी है जो प्लस में ही है, तो इसको 9th ईयर से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पे बचा 52,501, 52,501। यानी ये दोनों एडजस्ट होने के बाद हमारे प्लस में से 52,501 सेट ऑफ हुआ, जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड होगा 9th ईयर में। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये सेट ऑन और सेट ऑफ समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो आगे भी मुझे इनकरेज कीजिए कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें। और कमेंट बॉक्स में कुछ कमी रह गई हो तो लिखें, साथ साथ ये भी लिखें आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं उन्हीं टॉपिक से वीडियो और बनाऊँ। थैंक यू।